गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखें तो एक सीरियल से जो सेट करते आ रहे हैं उसमें हम लोग सेट नंबर 19 पे आज पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हमने अच्छा खासा जो सिलेबस है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से क्या किया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश पत्रिका व सत्य प्रकाश संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके सामने करसोनदास मूल जी, स्वामी सहजानंद, स्वामी घासीदास और स्वामी नारायण दास। तो आप लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन पहले से ही टिक है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है करसोनदास मूल जी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन में है स्वामी सहजानंद, तो आप लोग स्वामी सहजानंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनका पूरा नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती और एक किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप लोग देखेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इनके द्वारा 1929 में की जा रही है और अप्रैल 1936 में ये ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, जिसका बाद में नाम बदल के ऑल इंडिया किसान अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो स्वामी सहजानंद ही है और इसका जो प्रथम महासचिव बनते हैं वो एनजी रंगा बनते हैं। ठीक है, अब एनजी रंगा कौन है? तो एनजी रंगा के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो एनजी रंगा भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और 1928 में आंध्र रैयत किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा के द्वारा की गई है। जो ऑप्शन में है स्वामी घासीदास, स्वामी घासीदास छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है करसोनदास मूल जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन है 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1908 गोपाल कृष्ण गोखले और 1905 ईस्वी दादा भाई नौरोजी और 1907 बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लेते हैं। ये प्रथम बार 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और वहीं इसके सदस्य बने। ठीक है, और इन्होंने 1905 में बनारस में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। फखरुद्दीन इस्लामी किस सुल्तान का वजीर था? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, इल्तुतमिश और मोहम्मद तुगलक और निजामुद्दीन। तो आप लोग देखेंगे कि फखरुद्दीन इस्लामी जो है इल्तुतमिश का वजीर है। इल्तुतमिश के समय में कई वजीर रहे, तो जिसमें फखरुद्दीन इस्लामी भी इसका एक वजीर था। इसके अलावा निजामुल मुल्क जुनैदी भी इल्तुतमिश का वजीर है। और आप लोग देखेंगे कि रजिया के समय में सबसे ज्यादा जो रजिया के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो निजामुल मुल्क जुनैदी है, जो कि इल्तुतमिश का भी वजीर रह चुका होता है और रजिया का भी क्या होता है, वजीर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण का प्रार्थना समाज निम्नलिखित में से किसी को कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है देव समाज, राधा स्वामी संप्रदाय, परमहंस मंडली और राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो आप लोग देखेंगे कि जो देव समाज है इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में की जा रही है। ठीक है, तो ये तो दक्षिण भारत में हुआ नहीं। राधा स्वामी संप्रदाय 1861 में आगरा में स्थापित हो रहा है। परमहंस मंडली जो है आपके 1849 में महाराष्ट्र में स्थापित हो रही है। तो जो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है 1878 में कहाँ स्थापित हो रहा है? मद्रास में, चेन्नई में स्थापित हो रहा है। ठीक है, और इसको स्थापित करने वाले कौन है? सिंगरवेल्लू पात्तू करके एक व्यक्ति है, उन्होंने इसको स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? तो बलबन का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो अष्टभुजी मकबरा किसी का बनता है वो खाने जहां मकबूल, जिसको खाने जहां तेलंगानी कहते हैं, उसका बनता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में
उसके पुत्र खान-ए-जहाँ जोना शाह के द्वारा बनवाया जाता है, ठीक है? लेकिन इसमें वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन में है उसमें सिकंदर लोदी का मकबरा, अष्टभुजी मकबरा है, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमहंस मंडली की प्रमुख पत्रिका है, तो आपके सामने ऑप्शन है सुधा प्रकाश, ज्ञानोदय, धर्म विवेचन और ज्ञान प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो धर्म विवेचन है, सॉरी ज्ञान प्रकाश है, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो शिरोमणि अकाली दल है इसको हम लोग सिख सुधार आंदोलन से संबंधित कर सकते हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ है और 1920 में इसकी स्थापना होती है और आप लोग देखेंगे कि 1925 में चल के गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित होता है, जिसके तहत जो गुरुद्वारा या जो भी सिखों से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है उसका नियंत्रण एक कमेटी के हाथ में दे दिया जाता है, जिसका नाम रहता है श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, ठीक है। तो 1925 में गुरुद्वारा सुधार अधिनियम इसी शिरोमणि अकाली दल के आंदोलन के परिणाम स्वरूप पारित होता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई रहती है 1920 में। अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि दरबार में सभी के साथ उत्तम गलीचे पर बैठता था। उक्त कथन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो आप लोग देखेंगे कि मगजान अफगानी, वाक़यात मुस्ताकी, तारीख दाऊदी और अफसाना सहाने, इन सारों से लोधी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उपरोक्त जो कथन है ये वाक़यात मुस्ताकी में रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने कहे हैं, ये उसी की रचना है, ठीक है। हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें किसने कहा है? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, नार्थब्रुक, सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद। तो आप लोग देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी, लेकिन 1887-88 तक आते-आते उनके विचार परिवर्तित हो जाते हैं और कहते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान जो है एक विपरीत धुरी है, ठीक है। इसके अलावे जो ऑप्शन में है बदरुद्दीन तैयब जी एक कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 76 तक कांग्रेस के ब्रिटिश गवर्नर रहे हैं, ठीक है। और जो शिव प्रसाद है वो बनारस के निवासी थे और इन्होंने दैनिक आज नामक एक पत्र प्रकाशित कराया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सर सैयद अहमद खान है। अगला प्रश्न है, मसालिकुल अब्सार के लेखक कौन है? ऑप्शन है अफीफ, उमर, अल उमरी और जुजाड़ी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अल उमरी है। अल उमरी ने मसालिकुल अब्सार की रचना की, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जिसका मुझे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है उसको मैं कर दे रहा हूँ, और बाकी जो मुझे नहीं लग रहा कि जरूरी हो मैं उस पर आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अहमद ताज, जामे जाम और सर एंड नाइटहुड। तो आप लोग देखेंगे सर एंड नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने इनको प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वह पहले इतिहासकार कौन है जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया? तो ये मैंने आपको बार बार पीछे के प्रैक्टिस सेट्स में भी बताया हुआ है। ऑप्शन है अली, अफीफ, उमर, उस्मान। तो इसका जो प्रयोग है वो अफीफ ने किया हुआ है, ठीक है। इनकी रचना है तारीख फिरोज शाही। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने नायब मुमालिक का पद सर्वप्रथम सृजित किया? तो ऑप्शन है बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आराम शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बहराम शाह। बहराम शाह ने 1241 में एक नया पद सृजित किया जिसको हम लोग नायब मुमालिक कहते हैं, और इस पे उसने सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को बैठाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन है मोहम्मद हबीब, राम शरण शर्मा, आरपी त्रिपाठी, हबीबुल्लाह। तो मोहम्मद हबीब ने ये बात कही है और मोहम्मद हबीब ने ही तुर्कों के आगमन को जो है नगरी क्रांति की संज्ञा दी है, और इन्हीं के बाद एक और इतिहासकार आते हैं इरफान हबीब, उन्होंने उनके आगमन को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद हबीब। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी।
देव समाज ने महिला उत्थान हेतु कार्य किया था। तो आप लोग देखेंगे कि पहला कथन तो सत्य है, लेकिन इस समाज ने महिलाओं के उत्थान हेतु कोई कार्य नहीं किया, इसलिए 1 सही है और 2 गलत है। अगला प्रश्न है, एक टंके में कितने बहलोली होते थे? तो ऑप्शन है आपके सामने 50, 30, 20 और 40। तो एक टंके में 40 बहलोली होते थे और एक टंके में 48 जीतल होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त राजनीति के विरोध में कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने अहरार आंदोलन, वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। तो आप लोग देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त राजनीति के आरोप में 1910 में फजलुल हक, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, इन लोगों के द्वारा अहरार आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अहरार आंदोलन। इसके अलावा जो ऑप्शन में वहाबी आंदोलन अरब प्रायद्वीप पे प्रारंभ हुआ था और इसका भारत पे जो प्रभाव था 1820 से 70 के बीच में था। और इसके जो प्रमुख नेता थे सर सैयद अहमद बरेलवी थे, जिन्होंने भारत के संदर्भ में नारा दिया कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का नारा दिया। इनकी मृत्यु 1831 में रणजीत सिंह से लड़ाई करते वक्त हो जाती है। और आप लोग देखेंगे कि वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र होता है वो पटना होता है। ठीक है। जो देवबंद आंदोलन है ये सहारनपुर से प्रारंभ होता है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1866 में हुई रहती है। ठीक। अब्दुल कुद्दुस गंगोही और ननौतवी के द्वारा। और जो अहमदिया आंदोलन है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में प्रारंभ किया गया। इन्होंने अपने आप को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार बताया था। हालांकि इन्होंने जिहाद का विरोध किया। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अहरार आंदोलन। अगला प्रश्न है, फरिश्ता किस शासक के बारे में बताता है कि उसका भोजन घर में नहीं बनता था, ना ही उसके शाही अस्तबल में घोड़े पर सवारी कि प्रतिदिन अमीरों में से एक ने उसे भोजन कराया, लेने के लिए घोड़ा भेजा। तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बहलोल लोदी। तो एक कथन फरिश्ता ने बहलोल लोदी के बारे में कहे हैं। और ये जो बात फरिश्ता ने कही है उसने अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में कही है, जिसका एक और नाम है इब्राहिम गुलिस्ता, क्योंकि ये जो पुस्तक है बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है, जिसके दरबार में फरिश्ता रहता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है जामे जाम, उक्त सभी, बिजनौर की बगावत और तहजीबुल अखलाक। तो ये सारी रचनाएं जो है सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई हैं। जामे जाम में ये 17 मुगल शासकों के बारे में उनका इतिहास प्रस्तुत करते हैं। और जो तहजीबुल अखलाक है ये सभ्यता का एक तरह से इतिहास है। आप लोग जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है। तो और बिजनौर की बगावत भी इनकी रचना है। तो सारे ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। सल्जुकों के वजीर रह चुके निजामुल मुल्क तूसी की सियासतनामा में इक्तादार का कार्यकाल कितने वर्ष का बताया गया है? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो इक्तादार का कार्यकाल बताया गया है कि हर 3 वर्ष पे उसका क्या होना चाहिए? स्थानांतरण होता रहना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ कॉलेज के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्योर ने भूमि प्रदान की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 का व्यक्तिगत दान दिया। स्थापना सैयद अहमद ने खान ने की। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे कथन सत्य हैं। और इसकी स्थापना जो है 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में होती है। उस समय वो ब्रिटिश क्या रहता है? गवर्नर रहता है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन की एक शाखा थी। कूका आंदोलन सिर्फ गुरु गोविंद सिंह को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि कूका आंदोलन भगत जवाहरलाल के द्वारा प्रारंभ किया गया। और नामधारी आंदोलन जो उसी की एक शाखा थी राम सिंह के द्वारा प्रारंभ की गई। प्रारंभ में सॉरी नामधारी आंदोलन जो है राम सिंह के द्वारा प्रारंभ की गई, जो आगे चल के इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अंग्रेज विरोधी रुख इस आंदोलन ने अपना लिया था। ठीक है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश और इब्राहिम लोदी। तो आप लोग देखेंगे बलबन ने एकता के प्रमुख जो मुक्ता होते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
ख्वाजा नामक या साहिब दीवान की जो नियुक्ति है 1279 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसके व्यक्तिगत लेख का नाम शतपत्र है? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोखले, गोपाल हरि देशमुख, तिलक। तो मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि गोपाल हरि देशमुख ने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, जिसमें इंदु प्रकाश, लोक हितवाद प्रमुख है। तो इन्हीं सब का जो संग्रह है वो शतपत्र के नाम से प्रकाशित हुआ था, और लोक हितवाद के प्रकाशन से संबंधित होने के कारण इनको लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसका काल साहूकारों का स्वर्ण काल कहलाता है? तो पहले मैं यहाँ एक चीज करेक्ट कर देता हूँ, कल मैंने लोदियों का काल साहूकारों का स्वर्ण काल बता दिया था, जबकि वो अमीरों का काल है। ठीक है। तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है, तो मैंने इसमें कल ना आप लोगों को गलत बता दिया था। तो साहूकारों का जो स्वर्ण काल है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में मावास से क्या तात्पर्य है? तो जलाशय, भूमि, किलेबंद गांव, सैनिक टुकड़ियां और भवन निर्माण। तो सल्तनत काल में इसको किलेबंद गांव कहा गया है, और जब आप मुगल काल में आएंगे तो इसको उपद्रवी गांव कहा गया है। ठीक है। जहां पे टैक्स वगैरह वसूलने में सैनिक बल का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो किलेबंद गांव है। अगला प्रश्न है मुंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, हृदयनाथ कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, एस बंगाली। तो इसकी जो स्थापना है श्री राम वाजपेयी ने 1914 में की है। ठीक है। अब बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने अपने वीडियोज में बहुत बार आप लोग को बता दिया। एस बंगाली के बारे में बता दिया कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट से जुड़े हैं 1891 में जो आता है। गोपाल कृष्ण गोखले 1889 में कांग्रेस में शामिल होते हैं, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। ठीक है। इन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि भारत में आए हैं तो पहले भारत घूमिए और देखिए कि भारत है क्या। तो भारत भ्रमण पे निकलते हैं गांधी जी। ठीक है। अब एक अलग इसमें नाम दिख रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू। तो आप लोग जब हृदयनाथ कुंजरू के बारे में देखेंगे तो ये भी एक स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, और संविधान निर्मात्री जो सभा है उसके सदस्य रहे हैं। और आज आप लोग जो जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो फैकल्टी देख रहे हैं वो उसके कभी ये संस्थापक रहे हैं। ठीक है। बाद में उसका जेएनयू में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और स्काउट गाइड के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसके संस्थापक सदस्य भी रहे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका जो है इस प्रश्न का श्री राम वाजपेयी है। तो अगला प्रश्न है परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा के बंधन को तोड़ना था। यह विश्व बंधुत्व एकेश्वरवाद की विचारधारा मानते थे। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है। निम्न में से अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने शाही फरमानों के बारे में नई परंपरा स्थापित की, जिसके अनुसार प्रांतीय गवर्नर को अपनी राजधानी से 6 कोस आगे जाकर शाही फरमान को प्राप्त करना होता था? तो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, हुसैन शाह सरकी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिकंदर लोदी है, लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन में एक नया ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी। अब हुसैन शाह सरकी कौन था? हुसैन शाह सरकी जौनपुर का अंतिम सुल्तान था। ठीक है। और आप लोग देखेंगे उत्तर भारत में प्रथम संगीत, क्या इसको कह सकते हैं, उत्तर भारत में जो संगीत का पहला अधिवेशन अगर कह लिया जाए किसी ने कराया था तो वो हुसैन शाह सरकी था। इसको ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का, सॉरी, जौनपुर सल्तनत का अंतिम सुल्तान है। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कुतुब मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षक कौन था? तो ऑप्शन है फजल इब्न अबुल माली, गाजी इमाद, कमालुद्दीन, फजल अहमद बिन अल बुखारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फजल इब्न अबुल माली जो है कुतुब मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षक था, लेकिन इसका निर्माण अलग अलग शासकों ने कराया है। आप लोग देखेंगे कि 1199 में कुवतुल इस्लाम मस्जिद के पास में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की
सम्मान में प्रारंभ करवाया जाता है और जब इसकी प्रथम मंजिल ही बनी रहती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1232 तक इसमें 3 और मंजिल जुड़वाता है इल्तुतमिश और इसके निर्माण का कार्य पूर्ण कराता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि 1326 में ये जो मीनार रहती है क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी इसका क्या करवाया जाता है, मरम्मत करवाया जाता है। तो एक बात और समझ लीजिए कि जब ये 4 फ्लोर की थी, तो इसकी ऊंचाई 225 फीट थी, ठीक है। लेकिन 1368 में इस पे बिजली गिर जाती है और इसका ऊपरी फ्लोर ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऊपरी मंजिल को तोड़ के जो चौथी होती है, उसकी जगह 2 मंजिल खड़ी कर दी जाती है। अब ये 5 मंजिला इमारत हो गई और ऊंचाई अब 240 फीट हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद एक व्यक्ति इसका मरम्मत करवाता है, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है इसकी पुनः मरम्मत कराई गई है, ठीक है। तो इसकी मरम्मत से और निर्माण से कितने लोग जुड़े हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। तो वास्तुकार कौन था? फजल इब्न अबुल माली था। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय की छवि सुधारने के लिए किस पुस्तक की रचना की? तो ऑप्शन है जामे जाम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, असबाकी बगावत हिंद, बिजनौर की बगावत, लायल मुसलमान। तो आप लोग देखेंगे कि छवि सुधारने के लिए इन्होंने असबाब ए बगावत हिंद की रचना की, जो 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है, ठीक है। ये जो मैंने अभी फैक्ट बताया इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। शरीयत के अनुसार भू राजस्व की दर अधिकतम कितने प्रतिशत तक हो सकती है? तो 35, 40, 50, 45। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन द्वारा मैक्सिमम दर से वसूली की गई 50%। शरीयत में अधिकतम कितना है? 50%। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद भारत सेवक समाज के अध्यक्ष बने थे एन एम जोशी, बाल गंगाधर तिलक, श्रीनिवास शास्त्री, हृदयनाथ कुंजरू। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो श्रीनिवास शास्त्री बने थे, ठीक है। और जो एन एम जोशी आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की स्थापना से जुड़े हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने करी थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कादियान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वही कादियान आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, जिसके बारे में मैंने पीछे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना, हिंदुत्व का विरोध करना, कांग्रेस का विरोध करना। तो इसका जो मेन मोटिव था, ये 1889 में प्रारंभ हुआ था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, जो अपने आप को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार बताते हैं। इनका जो मूल उद्देश्य था, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल बारी ने पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में लखनऊ में स्थापना की थी मदरसा ए जामिया, उक्त सभी, फिरंगी महल, जमियत उलेमा हिंद। तो इन्होंने फिरंगी महल स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मॉरिस डी मॉरिस, सैयद अहमद खान, लिटन विलियम हंटर। आप लोग देखेंगे मॉरिस डी मॉरिस जो है, कहता है कि 1857 के बाद भारत का औद्योगिकरण हुआ, ना कि बी औद्योगिकरण हुआ, ठीक है। सॉरी, 1857 नहीं, 1757 से लेकर 1857 के बीच की बात की जा रही है। तो ये उसमें कहता है कि भारत का बी औद्योगिकरण नहीं हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ठीक है। ये इसका मेनली औद्योगिक और बी औद्योगिकरण से संबंधित मुद्दा है। जब सारे भारतीय इतिहासकार कह रहे थे कि भारत का बी औद्योगिकरण हुआ औपनिवेशिक काल में, तो ये कह रहा था कि नहीं, बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है लिटन, 1876 से 80 तक के गवर्नर रहे हैं। और विलियम हंटर ने इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। आप जो आपका अगला प्रश्न है, 100 गांव के मंडल की शासन की इकाई सादी तथा 84 गांव के समूह का उल्लेख कौन करता है? तो ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, फैजी और इसामी। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की ये इकाइयां हैं और उस समय उसका जो समकालीन है इब्न बतूता है और वही इसका उल्लेख करता है। अब जो अगला प्रश्न है,
किस सुल्तान के काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई? तो ऑप्शन है निजामुद्दीन, इब्राहिम लोदी, गयासुद्दीन, फिरोज तुगलक। तो जो पूर्ण रूप से संरचना विकसित हुई वो फिरोज तुगलक के समय में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दादोबा पांडुरंग तारखंडकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? धर्म का विकास, धर्म विवेचन, ध्यान पर्व, धर्म अधर्म। तो धर्म विवेचन इनकी पुस्तक का नाम है, जो परमहंस मंडली से जुड़े हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम करवा नामक युद्ध उपकरण का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोधी। तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई एक क्वेश्चन छूट गया है, अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से फिर से हो रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं 33 नंबर का। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद भारत सेवक समाज के अध्यक्ष बने थे? तो श्रीनिवास शास्त्री बने थे। ठीक है, आज हमने परीक्षा की दृष्टि से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।